बैक टू ज्ञान सागर, माई सेल्फ प्रेरणा दस्टोंदी। और आज आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे SKMU यूनिवर्सिटी का। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हिंदी सेमेस्टर 6। ओके, मेजर पेपर कौन सा रहेगा? 12 रहेगा। और बाकी के मेजर पेपर आपको 13, 14, 15 आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है। किस में अपलोडेड है? तो रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 का देख लीजिएगा। सारा सिलेबस क्या है यहाँ पे? सेम है आप लोग का, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला एक मेजर पेपर 12 का रहेगा, उसके बाद बाकी का वीडियोज़ आपको उसी को देखना है। ओके, समझ में आ गया? अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको कंपेयर करके आपको दिखा देंगे कि हाँ भाई सेम है, या फिर आप अपने से ही उसको क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये PDF कहाँ मिलेगा बेटा? तो ज्ञान सागर हमारा ऐप पे मिलेगा, जो सिर्फ कितना में 60 रुपीज़ में आपको पूरा अप टू सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मेजर पेपर के साथ AEC पेपर भी। ओके, जो माइनर पेपर एक रहता है। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे हमारा मेजर पेपर का टाइटल क्या है? यात्रा वृत्तांत साहित्य एवं अन्य विधाएँ। तो विधाएँ क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। विधाएँ मतलब क्या? विधा या विधाएँ तो इंग्लिश में होता है इसका मतलब जेनर। अब ये क्या होता है? मतलब काइंड। काइंड का मतलब तो समझते होंगे, टाइप का मतलब समझते होंगे। तो जैसे कि अगर आपके मन में कोई चीज़ है लिखने को, ठीक है, कोई एक चीज़ है लिखने को, तो सबसे पहले आप क्या ये सोचते हैं कि इस चीज़ को हम कहानी में लिखें, या पोयम में लिखें, या पैराग्राफ में लिखें, या नॉवेल में लिखें, ये चीज़ सोचते हैं। तो यही सब हमारा जो आ रहा है, कहानी, उपन्यास, आपका फिर से पद हो गया, जो भी हो गया, तो ये होगी विधाएँ। समझे? मतलब लिखने की आप कौन सा उसका फॉर्मेट चूज़ कर रहे हो। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा है यात्रा वृत्तांत साहित्य। इसमें क्या होता है? लेखक स्वयं के अपने वो यात्राएं करता है, अलग अलग जगहों में करता है, और यहाँ पे क्या करती है? वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को, और उसके बाद वहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया है उसको बताता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन को बताता है, ठीक है। और एकदम ये क्या होता है? यथार्थ होता है, ठीक है, मतलब रियलिस्टिक होता है। जो वो अनुभव करता है, जो देखता है, उसी चीज़ को ये लिखता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना। अच्छे से आप लोग को एग्ज़ाम देना है, बैक नहीं लगाना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है भाई? तो मेरी तिब्बत यात्रा, इसी से पता चल गया ये क्या है? यात्रा वृत्तांत रिलेटेड है। उसमें क्या है? चीन में क्या देखा, इसमें वही बताया जाता है कि क्या देखा है, क्या अनुभव किया है पर्सनली, ठीक है। वहाँ का रहन सहन, कल्चर, ये सबको बताता है। फिर देखिए, रूस में 25 मास ये है। फिर तिब्बत में सेवा बरस, फिर घुमक्कड़ शास्त्र, और मेरी जीवन यात्रा। फिर ये क्या है? और एक राहुल यात्रावली, और ये इसको लिखा किन्होंने? राहुल सांकृत्या, क्या है? सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। चलिए, यूनिट 2 में क्या है? ये सारा किनके द्वारा लिखा गया? राहुल जी के ही द्वारा लिखा गया। यूनिट 2 में आपका प्रेमचंद के फटे जूते, वेरी वेरी फेमस, जो इसमें दिखाता है कि बाहर से जो चमक धमक रहता है और अंदर से लोग खोखला होते हैं ना, तो इसमें ये बताया गया है कि ये बाहर से भले ही टूटे फूटे और ये थे, ये तो एक बहुत महान कवि थे, ये चाहते तो जूता 1000 तरीके का खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? दिखावा में ना जाके जो ज़रूरत के सामान हैं यही सब इस पे है। अब देखिएगा है किसका ये? तो हरिशंकर परसाई। ये मत सोचिएगा प्रेमचंद के फटे जूते तो उन्होंने स्वयं लिखा है, नहीं लिखा है। ओके, फिर है तुम कब जाओगे अतिथि, ठीक है, ये किसका है? शरद जोशी का है। मूवी भी है एक अजय देवगन का, अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा करके कुछ है ना। फिर है फायदे ही फायदे है, डॉक्टर क्या है? बालिंद्र शेखर तिवारी, ठीक है, बालिंदु शेखर तिवारी। फिर हमारा यूनिट 3 में है कलम का सिपाही, जो किनको कहा गया है? प्रेमचंद को ही कहा गया है। फिर इसमें क्या है? अमृत राय जिन्होंने लिखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि अभी एक एक नंबर को हम लोग स्किप करके आगे डायरेक्ट चले जाएंगे, तो ये वाला समझ लेने से उसके बाद हम लोग को वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। तो वीडियो पे बने रहिए। तो पहला प्रश्न संख्या 1 है कि राहुल सांकृत्यायन को किस विधा का सर्वश्रेष्ठ लेखक माना जाता है। देखिए, फिर यहाँ पे विधा आ गया, मतलब किस तरह का काइंड का ये लिखते थे? कहानी लिखते थे, कि यात्रा वृत्तांत लिखते थे, कि नॉवल मतलब उपन्यास लिखते थे? तो ये क्या लिखते थे? यात्रा वृत्तांत लिखते थे। यात्रा वृत्तांत साहित्य मतलब जो लोग यात्रा करते हैं, अपने अनुभव को, अपने
अपना जो भी एक्सपीरियंस रहता है और अपना जो भी वो वहाँ पे देखते हैं सीखते हैं उस सब चीज़ को वहाँ पे लिखते हैं, उनके साथ क्या होता है, कैसे वो वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ये सब वहाँ पे लिखा जाता है। ओके, तो ये इसके सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं साहित्य के लेखक माने गए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में है मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो ये भी किनका है, राहुल सांकृत्यायन का है। प्रश्न संख्या 3 में है राहुल सांकृत्यायन को किस उपनाम से माना जाता है, तो किससे है, तो महापंडित। ठीक है, उपनाम से जाना जाता है तो महापंडित। 4 में है चीन में क्या देखा किस प्रकार की रचना है, तो ये क्या है, यात्रा वृतांत है। ओके, कहानी नहीं है, नॉवेल नहीं है, क्या है, यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 5 में है रूस में 25 मास किस देश का वर्णन है, तो कौन सा होगा, रूस का ही होगा, है ना, का सामाजिक और राजनीतिक वर्णन। और इसमें क्या है, तो वहाँ के समाज का क्या ये है, ठीक है, और वहाँ का पॉलिटिकल क्या है, ये सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। 6 में है तिब्बत में सवा बरस, वहाँ पे सेवा बोल दिए थे क्या, तिब्बत में सवा बरस किस विषय पर आधारित है, तो तिब्बत का किस विषय में है, तो यहाँ की जीवन शैली क्या है, संस्कृति क्या है और बौद्ध धर्म पर आधारित है। ये सब जो चीज़ उन्होंने देखा वही यहाँ पे वर्णन किया है। 7 में है घुमक्कड़ शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है इनका मुख्य उद्देश्य, मनुष्य को यात्रा अनुभव और ज्ञान के लिए प्रेरित करना। ये भी क्या कहते हैं कि अपना बैग पैक करो और निकलो, देखो, घूमो, है ना, तो वही यहाँ पे ये प्रेरित करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है मेरी जीवन यात्रा किस प्रकार की रचना है, तो मेरी जीवन यात्रा मतलब ये क्या, आत्मकथात्मक यात्रा वृत्त है। मतलब यहाँ पे आपको सारा शैली क्या मैं में दिखेगा, क्योंकि ये क्या किया है, स्वयं लिखा है। ठीक है। 9 में है राहुल यात्रावली क्या है, तो यह राहुल सांकृत्यायन का यात्रा लेखों का संकलन है, मतलब कलेक्शन है। ठीक है, संग्रह है, बहुत सारा यात्रावली में बहुत सारा इनका होगा। ठीक है, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा वगैरह जो हो गया, और सब मिला के अगर ये में होता तो इसको भी बोलते हैं। 10 में फटे जूते रचना के लेखक कौन है, प्रेमचंद के फटे जूते के देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कि क्या है कि ये प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, ये कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ठीक है, प्रेमचंद पर लिखा है, प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। चलिए 11 में फटे जूते रचना का मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव क्या है, यह गरीबी या आत्मसम्मान और सामाजिक यथार्थ को दर्शाता है। ठीक है। 12 में हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रमुख लेखक थे, तो किस तरह का ये लेखन लिखते थे, तो व्यंग्य साहित्य। ओके, हरिशंकर परसाई क्या है, व्यंग्य साहित्य के प्रमुख लेखक है। ये क्या है, व्यंग्य ही है। प्रेमचंद के फटे जूते क्या कर रहा है, एक मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बोलना चाह रहे हैं कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, है ना, बाहर से बस दिखाते हैं, अंदर से खोखला है। तो ये क्या कर रहे हैं, व्यंग्य ही कर रहे हैं, कोई ऐसा बता के। और व्यंग्य वाली चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जो पाठक को ज़्यादा प्रभावित करती है ना। और आपका देखिएगा व्यंग्य मतलब आप क्या टोन मारना भी हो सकता है। आपका फ्रेंड आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलेगा तो उतना ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन आपको कोई इनडायरेक्टली आपको कोई कुछ बोलता है तो कितना ख़राब लगता है कि नहीं। आप उस चीज़ को सोचते रहते हो कि ये मेरे को ऐसे ही क्यों बोला, टोंट मारता है तो होता है ना, तो वही है। 13 में है तुम कब जाओगे अतिथि रचना किस पर व्यंग्य करती है, तो ये अवांछित अतिथि और सामाजिक औपचारिकता पर व्यंग्य करती है। 14 में है तुम कब जाओगे अतिथि के लेखक कौन है, तो सारा ये हो गया। इसमें इसके लेखक हमारे शरद जोशी है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्या है, शरद जोशी। 15 में है शरद जोशी किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी व्यंग्य और हास्य लेखन के लिए प्रसिद्ध है। 16 में है फायदे ही फायदे रचना किस विषय पर आधारित है, तो यह स्वार्थी प्रवृत्ति अवसरवाद पर आधारित व्यंग्य है। लोग स्वार्थी नेचर के बहुत कोई होते हैं, है कि नहीं। फिर अवसरवाद होते हैं, अवसरवाद मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना, है कि नहीं। लोग अवसर खोजते हैं कि कब इसको हम तुरंत चकमा देंगे और अपना फ़ायदा कर लेंगे, है ना। 17 में फायदे ही फायदे के लेखक कौन है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी।
ओके। 18 में कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो ये प्रेमचंद जी के बारे में है। प्रेमचंद के फटे जूते भी इन्हीं के बारे में। 19 में कलम का सिपाही लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, हमारे अमृत राय। ओके। 20 में है कलम का सिपाही शीर्षक का आज से क्या है, तो देखिए लेखक के अनुसार प्रेमचंद साहित्य के माध्यम से समाज सेवा करने वाले योद्धा थे, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, हथियार उठाते, केवल वही नहीं कहलाएंगे सिपाही, है कि नहीं। हमारे प्रेमचंद भी अपने लेखन शैली से क्या करते थे, लोगों में जागरूकता पैदा करते थे, अवेयरनेस लाते थे, है कि नहीं। लोग समाज सुधारने का प्रयास करते थे और यहाँ पे क्या प्रेरणा स्रोत चीज़ों को लिख के लोगों को क्या करते थे, लोगों के मन में हाँ प्यार, सिंपैथी जिसको बोलते हैं, ये सब क्या जागृत करने का प्रयास करते। तो ये सब भी क्या एक योद्धा का ही काम है। वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे थे, ये लोगों के पहले आग दिलों में लगा रहे थे कि हाँ तुम भी अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ सोचो, स्वतंत्र भारत कैसा होगा उसके बारे में सोचो, है कि नहीं। चलिए अब हमारा सब सारा का क्या रहेगा, समरी रहेगा। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 का देखिए, राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत साहित्य का पुरोधा क्यों माना जाता है, तो क्यों माना गया है भाई, तो देखिए राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा वृत्तांत साहित्य का पुरोधा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्हें यात्रा को केवल स्थान तक सीमित न रखकर उसे ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और समाज के अध्ययन का माध्यम बनाया है। वो केवल ऐसा नहीं कि हाँ ये जगह प्लेस है, बस एक जगह है वहाँ पे बहुत सुंदर है, बस सुंदरता और प्रकृति को फील करने के लिए नहीं वो क्या किए सीमित रखें, क्या उसको और ज़्यादा वो क्या किए बढ़ाएं, क्या किससे हम ज्ञान ले सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, उसके संस्कृति को समझ सकते हैं, नए संस्कृति को समझ सकते हैं, है कि नहीं। और समाज का हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ पे कुरीति है, कहाँ पे रीति है, कहाँ पे बदलाव लाना चाहिए, कहाँ पे इसको फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। पढ़िएगा तब तो जानिएगा। फिर देखिए वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे। घुमक्कड़ हम लोग क्या, हम लोग को कब बोला जाता है घुमक्कड़, जब हम लोग निकल जाते हैं, बेमतलब का कोई काम काज ना होता, तो इनको भी लेखन में क्या घुमक्कड़ माना गया है, क्योंकि ये भी अलग अलग जगह जा जा के वहाँ के बारे में लिखते थे और क्या करते थे, समझते थे, उसके संस्कृति को समझते थे, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे। तो देखिए उन्होंने एशिया, यूरोप तथा मध्य एशिया के अनेक देशों की यात्रा की। उनकी रचनाओं में तिब्बत, चीन, रूस आदि देशों का सूक्ष्म तथ्यपरक और जीवन चित्रण है। जीवंत मतलब एकदम आपको लगेगा जीता जागता कोई वर्णन कर रहा, आपकी घटना आपके पीछे घट रहा हो। फिर देखिए राहुल जी की विशेषता यह है कि यात्रा के दौरान वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का गहन विश्लेषण से करते थे। ऐसा नहीं है कि बस वो चलो प्रकृतिवाद है, बस प्रकृति को देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो सामाजिक मतलब समाज का क्या रीति रिवाज है, क्या कुरीति चल रहा है, क्या वहाँ का विमेन का स्टेट है, मतलब महिलाओं का क्या आदर सम्मान है, बुजुर्गों का क्या, हर एक चीज़ मतलब समाज में जो चीज़ देखा जाता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, सब देखते थे। तो उसके बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी है, अमीरी है, लोग उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं, या लोग बस सरकार के ये से खा रहे हैं, नहीं क्या उसको बोलते हैं, क्या मिलता है हम लोग को चावल कोटा से ना, तो वो सब भी। फिर यहाँ पे धार्मिक, अब लोगों में सिर्फ क्या खाने पीने के लिए या फिर कुछ स्पिरिचुअल धार्मिक भी कुछ स्थान है लोगों के इर्द में, उसका भी आकलन करते थे। उसके बाद वहाँ का राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू भी देखते थे कि नेता लोग बस खा रहे हैं या काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि नहीं, सबका गहन विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज होगा, है कि नहीं। ब्रॉड नॉलेज होगा तभी तो आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर पाइएगा, आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप उसको विश्लेषण कर पाइएगा, है कि नहीं। अब देखिए उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और अनुभव जन्य है, ठीक है। भाषा क्या है, सरल है, आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आएगा, फ्लो है, आप एक थोड़ा पढ़िएगा तो और क्यूरियस रहिएगा कि आगे क्या होगा, उसके बारे में भी जानने का मन करेगा, है कि नहीं। उन्होंने यात्रा वृत्तांत को बौद्धिक ऊंचाई प्रदान की, इस गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। मेरी तिब्बत यात्रा रूस में 25 मास जैसी रचनाएं इसका प्रमाण है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 2 है कि मेरी तिब्बत यात्रा का साहित्यिक महत्व क्या है, तो इसका साहित्यिक महत्व क्या है भाई। एक महत्व तो ये हुआ कि लोग उसके बारे में जानेंगे
उसकी प्रकृति के बारे में, उसके समाज के बारे में, उस देश का, उस राज्य या कोई उस जगह का राजनीतिक धार्मिक स्टेट क्या है, ठीक है। अब इसमें साहित्य में क्या रोल है इसका, ये देखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत रचना है। इसमें लेखक ने तिब्बत की कठिन जोखिमपूर्ण यात्रा का यथार्थ चित्रण किया है, ठीक है। जो ऐसा तो नहीं है अब गए हैं उनको तो सब लेखक का क्या आदर सम्मान और सब उसको ये करेंगे, क्या उनको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, है कि नहीं। जोखिमपूर्ण मतलब उनका जान का भी डर है यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए, यह रचना केवल यात्रा वर्णन नहीं है बल्कि तिब्बती समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली का प्रामाणिक दस्तावेज है। वहाँ का क्या सामाजिक स्टेट था, क्या धर्म है, वहाँ की जीवन शैली क्या है, खान पान क्या है, समझे। चलिए, इस पुस्तक में बौद्ध धर्म, लामाओं की जीवन पद्धति, तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ के लोगों का सोच का गहन विश्लेषण है। भौगोलिक परिस्थितियाँ मतलब समझ रहे हैं ना कि वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है, ठीक है। धूप वूप सब मतलब A to Z चारों तरफ से उसका कवर करते हैं। राहुल जी ने कई बार भेष बदलकर यात्रा की जिससे उनकी साहसिक प्रवृत्ति भी उजागर होती है। उन्होंने क्या भेष बदलकर साधु उधु का किया होगा, है कि नहीं, घूमे होंगे। तो ये सब क्या लोग, कोई नेता चाहेगा कि हम भेष बदल कर कोई जगह में जाए, वो तो चाहेगा कि अच्छा रहेगा, 4-5 गाड़ी हमको घेरे रहेगा, लोग फोटो खिंचाएंगे, है कि नहीं, वो सोचेगा। तो देखिए, साहित्यिक दृष्टि से यह रचना भाषा, शैली और विषय वस्तु तीनों में समृद्ध और हिंदी यात्रा वृत्तांत की एक नई दिशा देती है। अब हमारा है घुमक्कड़ शास्त्र में व्यक्त विचारों का वर्णन कीजिए। तो क्या इसमें है भाई, कैसा विचार है, तो इसको देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन की वैचारिक और प्रेरणादायक रचना है। मेरा नाम क्या है, प्रेरणा, एकदम भूलना नहीं है, दिमाग में बसा लो, ठीक है, क्योंकि हम ही सेमेस्टर 8 तक रहेंगे आपके साथ, ओके। इसमें लेखक ने स्थिर जीवन की आलोचना करते हुए घुमक्कड़ी को ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम बताया है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो घुमक्कड़ी एक माना जाए तो नेगेटिव वर्ड है, इसको इन्होंने क्या बताया कि ये ज्ञान प्राप्त करने का एक क्या है, जरिया है, हाँ, माध्यम है। राहुल जी का मानना है कि यात्रा से मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक होता है, संकीर्णता समाप्त होती है। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया कि घर में बैठकर पढ़ा गया ज्ञान अधूरा है। संकीर्णता मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना किसी को, मान लीजिए हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, घर चले गए, मम्मी कुछ बोलती, बोले है मम्मी आप तो बाहर का दुनिया देखे ही नहीं, है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। तो मतलब क्या, उन बाहर का जीवन, उनका दृष्टिकोण अलग है, वो उनको पता ही नहीं है कि बाहर में क्या होता है, मतलब होता है संकीर्णता, कंजर्वेटिव सोच हो जाता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, आदमी निकलेगा तब तो जानेगा, कुआं का मेढे का बाहर का दुनिया क्या जानेगा, होगा ऐसे ही है। तो वही है। तो देखिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम उन लोग को कम बता रहे हैं, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, संकीर्णता का। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया कि घर में बैठकर पढ़ा गया ज्ञान क्या है, अधूरा होता है। जो किताबी जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से वो क्या होता है, बहुत तो मतलब आर पार होता है कि नहीं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया कि घर में बैठकर पढ़ा ज्ञान अधूरा है, जबकि यात्रा से प्राप्त अनुभव जीवन को समृद्ध बनाते हैं। वे युवाओं को घूमने, देखने और समझने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। युवाओं को क्या कहते हैं कि घूमो, और एक है ना पॉडकास्ट में बोलता है कि अगर आप 1 लाख रुपया का जो मोबाइल ले रहे हो, आईफोन ले रहे हो, आईफोन के पीछे भाग रहे हो, आप क्या करो, आप घूमने चले जाओ। यह रचना मानव को जिज्ञासु, साहसी और प्रगतिशील बनाने का संदेश देती है। जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, ठीक है, क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तभी हो पाइएगा। साहसी और प्रगतिशील बनने का संदेश देती तथा यात्रा वृत्तांत साहित्य को दार्शनिक आधार प्रदान करती है। दार्शनिक मतलब क्या पता है, चलिए यूनिट 2 में अब हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। होप यूनिट 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और इसका वीडियो देखना चाहते होंगे या तो इसका वीडियो वो भी अपलोडेड है, सेम होगा, तो आप देख सकते हैं इसको जाके, समझे ना। उसको हम प्लेलिस्ट कर देंगे,
कि उसको ऐड कर देंगे, आप उसी में देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे वीडियो में, आपको खोजने का उतना ज़रूरत नहीं है। देखिए उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 में है प्रेमचंद की रचना फटे जूते का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या भावार्थ है, तो चलिए इसमें हम लोग यहाँ पे प्रेमचंद की रचना नहीं होगा, क्या होगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, चलिए तो इसका क्या भावार्थ है भाई, तो देखिए फटे जूते प्रेमचंद की एक संवेदनशील रचना है। यहाँ पे क्या होगा, हरिशंकर परसाई होगा, पता नहीं है इतना, ये कैसे हो गया मिस्टेक। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और क्या है, हरिशंकर परसाई जी एक महान व्यंग्यकार साहित्यकार थे। चलिए, जिसमें लेखक ने गरीबी और सम्मान के द्वंद्व को उजागर किया है। फटे जूते निर्धनता का प्रतीक है। फटे जूते कौन पहनता, गरीब आदमी, निर्धन होगा जो। ठीक है, लेकिन लेखक ने उन्हें शर्म का विषय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते भाई, क्योंकि प्रेमचंद हमारे क्या सादगी में रहने वाले इंसान थे, और वो क्या करते थे, और जो ये लेखक है जो हरिशंकर परसाई है, वो दोनों को क्या करे, कंपेयर करे, समाज का दिखावा को और प्रेमचंद के सादगी से। और कैसा सादगी, तो उनके फटे जूते उसका प्रतीक, उसका सिंबल बताता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस रचना के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य की पहचान उनके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके विचारों और व्यक्तित्व से होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मनुष्य होती है उसकी पहचान, आप सोचिएगा कि अभी बैगी जींस चल रहा है वो पहनेंगे तभी आदमी हमको जानेगा और ये करेगा, तो उससे नहीं होती है। आपकी सोच क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके विचार क्या है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उससे लोग आपको जानेंगे। और उस पर काम करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। आप एक ही बार उसका दिल जीत सकते हैं कपड़ों से, लेकिन वो आपसे बात कर ये इस तो लेला है, इससे क्या ही बात करेंगे। वही आप सादगी में आप ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, अगला वाला सुन्न हो जाएगा आपका बात सुन के, है कि नहीं। आप ऐसा देखते होंगे, जो कभी बच्चा शांत रहता होगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता होगा, बाद में उसी के पीछे सब घूमते हैं। और ये बेवकूफ़ है वो जो लोग सोचेगा हम मेंटेन करके रहेंगे, हम ये करेंगे तो लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, ये करेंगे, वो कुछ ही समय के लिए होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। देखिए, समाज में व्याप्त दिखावे और वर्ग भेद पर भी व्यंग्य किया है। यह रचना यथार्थवादी दृष्टिकोण की उत्कृष्ट मिसाल है और प्रेमचंद की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और इसमें क्या है, मनुष्य को अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए। इसी के प्रति के बस आडंबर जीवन हम लोग जी रहे हैं, दिखावा का जीवन जी रहे हैं, और पता ही नहीं है कुछ क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो फिर वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य विशेषताएं लिखिए। तो इनकी आपकी लेखन शैली की विशेषताओं को बताना है। तो देखिए, हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त स्तंभ है। उनके व्यंग्य में हास्य के साथ साथ तीखी सामाजिक आलोचना भी रहती है। बोले ना एकदम तीखा, आपको एकदम कड़वा लगेगा बोल देगा, तो हम मजाक में कुछ ऐसा बात बोल देता है, बोलता है कि नहीं। तब आप बोलते हैं क्या बोला बताओ तो क्या बोला बोलते हो कि नहीं। वे समाज की विसंगतियों, पाखंड, अवसरवाद और नैतिक पतन पर करारा प्रहार करते हैं। ठीक है, उनकी भाषा सरल, बोलचाल और प्रभावशाली है। तुम कब जाओगे अतिथि जैसी रचनाओं में वे सामान्य जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से गहरी बात, फिर गलत कर दिया। चलिए, फिर देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6 में है, तुम कब जाओगे अतिथि का व्यंग्यात्मक स्वरूप समझाइए। इससे आपको सेंट्रल थीम भी पता चलेगा क्या है। तो देखिए, तुम कब जाओगे अतिथि, पता है वो एक बार जो रीड कर लिया ना उसी चीज़ को लिख दिया, तो उतना मतलब खाली इसका में दिक्कत है, बाकी वो सब सेम ही होगा। ओके, शरद जोशी। ओके, तो देखिए कि प्रसिद्ध व्यंग्य रचना, इसमें लेखक ने भारतीय समाज की अतिथि परंपरा पर तीखा व्यंग्य किया। अतिथि परंपरा दैट मीन क्या, अतिथि आ गया तो हर समय क्या करो, लोटा में पानी लेके उसके सामने खड़ा रहो। इस परंपरा पे वो क्या किए, तीखा व्यंग्य किए। क्यों किए भाई, तो जब अतिथि अनावश्यक रूप से लंबे समय तक ठहर जाता है तो मेज़बान की परेशानी बढ़ जाती है। अब आपको अतिथि सत्कार क्या आप एक दिन के लिए कर पाएगा, 2 दिन के लिए। आप बोलिएगा कि 1 महीना रहेगा और सेम उनको अतिथि का ये देना है, तो फिर आदमी क्या करेगा, उसको गाली देने लगेगा, है कि नहीं। तो देखिए,
तो क्या है, रचना में बाहरी शिष्टाचार और भीतरी झुंझलाहट के बीच का द्वंद्व हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। अब देखिए, अब अतिथि है तो आप उसको तो सामने से जाके कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन मन में आपको बहुत गाली देगा, है कि नहीं। बाहर से तो वो शिष्टाचार दिखाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन रूम घुसते ही आपको पहले क्या करेंगे, गाली देंगे, अब ज़्यादा दिन रह जाएंगे तो वही बात है। यह व्यंग्य सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है और पाठक को हंसाते हुए सोचने पर विवश कर देता है। मतलब ये क्या सोचने पर विवश नहीं कर रहा है कि आप 2 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका बहुत सम्मान कर रहा है, वही आप ज़्यादा दिन रह जा रहे हो तो आपको फिर तिरस्कार करने लग रहा है, वो भी सामने से नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा चीज़ है 2 दिन में और 1 महीना में, वो हम लोग को 1 महीना तक एक समान क्यों नहीं मान सकता है, क्यों उसको परेशानी हो रहा है कि नहीं। जब प्यार करता है तो 2 दिन तक क्यों ही मान रहा है हमको। तो ये सब आपको क्या होगा, सोचने वाली बात है। अब देखिए, शरद जोशी की व्यंग्य साहित्य की विशेषताओं पर ये डालना है आपको। तो देखिए, आप शरद जोशी का हो चाहे हरिशंकर परसाई का हो, दोनों का समान लिख देना है, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए, शरद जोशी का व्यंग्य समाज की चालाकियाँ और स्वार्थी प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। उनका व्यंग्य सहज, चुटीला और प्रभावी होता है। अब सब में लिखना है कि सरल होता है, अब यहाँ पे थोड़ा अलग है कि चुटीला होता है ना। वे सामान्य घटनाओं से असामान्य अर्थ निकालते हैं। जैसे कोई कोई होता है ना व्यक्ति, आप सीधा भी बात बोल रहे हैं तो वो बोलेगा कि गलत ही समझेगा, वो होता है ऐसा। सा कोई ना कोई हो जाता है। मेरा भी एक तो दोस्त है, उसको कुछ बोलोगे तो बोलेगी तुम और कुछ बोलना चाह रही है, तो एक ऐसा होता है। तो ये इस चीज़ को कितना अच्छा चीज़ में यूज़ किए हैं, साहित्य में यूज़ किए हैं, है कि नहीं, जो कि इनका ही लेखन शैली की सर्वश्रेष्ठ इसकी क्या विशेषता बन गई है। देखिए, उनकी रचना में व्यवस्था की विडंबनाएं, मध्यवर्गीय मानसिकता और अवसरवाद स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा में व्यंग्यात्मक कसावट और शैली में सजीवता उनकी विशेषता। वे बिना कटुता के तीखा प्रहार करने में सफल होते हैं। बिना कटु वचन बोले आप क्या कर रहे हैं, उसको खराब फील करवा रहे हैं। मतलब सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटता है, वो वाला, ठीक है। अब देखिए, फ़ायदे ही फ़ायदे रचना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या है इसका उद्देश्य भाई, तो फ़ायदे ही फ़ायदे डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी की व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने आधुनिक समाज की स्वार्थी मानसिकता को उजागर किया है। आधुनिक समाज में जो अभी हमारा आधुनिक समाज चल रहा है, इसमें क्या हमारी आपको भी नहीं बोलेंगे और हम अपने को भी नहीं बोलेंगे, ईच एंड एवरी पीपल क्या हो गए, स्वार्थी हो गए हैं, है कि नहीं। आप बोलिएगा नहीं मैम मैं ऐसा नहीं हूँ, स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं, वो आपके काम पे पता चल जाएगा, वो समय आने पे पता चल जाएगा कि आप स्वार्थी हैं कि निस्वार्थी हैं, ठीक है। आज का व्यक्ति हर कार्य में केवल अपना लाभ देखता है, क्या गलत बात है। और हम लोग इसको भी ये करते हैं कि इसको भी प्रमोट करते हैं, बोलते हैं भाई आजकल अपना अपना देखो तो ही बेटर है, अपना देखो तो ही बेटर है, तुम तैयारी कर रहे हो तो सबको छोड़ना ही बेटर है, वो होता है ना। तो हम लोग को इसको भी बोलेंगे स्वार्थी है कि आप दूसरे को छोड़ के सिर्फ अपना देख रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हो। तो समय के साथ सब ज़रूरी होता है, ये चीज़ हो गया है यहाँ पे। देखिए, रचना यह दर्शाती है कि कैसे नैतिकता और मानवीय मूल्यों की अपेक्षा कर लाभ को सर्वोपरि माना जा रहा है। मानवीय मूल्यों जैसे हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, सब की अपेक्षा हम अपना क्या देख रहे हैं कि मेरा कहाँ पे प्रॉफिट है भाई, बस हमको वही देखना है कहाँ पे मेरा प्रॉफिट है कि नहीं। और जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, वहाँ पे जाना ही नहीं, कदम ही आपको दिखेंगे नहीं वहाँ पे, है कि नहीं। तो देखिए, व्यंग्य के माध्यम से लेखक समाज को आत्ममंथन पर संदेश देता है। आत्ममंथन मतलब सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। और चेतावनी देता है कि अति स्वार्थ समाज को खोखला बना देता है। स्वार्थ तो भी चलो ठीक है, अति स्वार्थ जहाँ हो गया व्यक्ति तो क्या करेगा, खोखला हो जाएगा भाई वो। अब देखिए, हमारा क्या है यहाँ पे, कलम का सिपाही है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि क्या महत्व है, ओके। तो कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी तो प्रेमचंद की जीवनी है। यह रचना प्रेमचंद के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान को गहराई से प्रस्तुत करती है। उनके प्रेमचंद के जीवन में क्या संघर्ष रहा है, जैसे कि, ठीक है, उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, साहित्य में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है,
समाज के लिए उनका नज़रिया क्या रहा है, इन सब के बारे में यहाँ पे है। इस जीवनी में प्रेमचंद को ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया गया है जिसमें कलम को हथियार बनाकर सामाजिक अन्याय से संघर्ष करते हैं। जैसे हम लोग बोले थे ना कि बस वही बॉर्डर पे लड़ने वाले ही सिपाही केवल नहीं होते हैं, हमारे लेखक भी जो होते हैं वो समाज को जागरूक करने में मदद करते हैं कि नहीं, चेतना पैदा करते हैं लोगों के मन में, वो चीज़ लाते जो उनका मतलब आज का ये में क्या है ज़रूरत है। जो हमारे समाज में रीति चल रहा है उनको प्रमोट करते हैं, कुरीति को समाप्त करने को कहते हैं। अगर कोई नहीं बोलेगा, ना लिखेगा, ना जानेगा, बिना पढ़े आदमी कितना समझेगा, है कि नहीं, इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा गया है। तो देखिए प्रेमचंद को कलम का सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया है। साहित्य को मनोरंजन बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाए। वो केवल नहीं कि हाँ साहित्य से पढ़ने से प्लेजर मिलता है, मनोरंजन होता है, एंजॉयमेंट होता है, टाइम पास होता है, इसके अलावा वो क्या सोचे कि इसमें हम समाज में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और उन्होंने बनाया भी। उनकी कहानियों और उपन्यास किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलित की पीड़ों को अभिव्यक्त करती है। उस टाइम पे ना लोग पॉलिटिकल हो गया, बड़े बड़े स्तर के लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों के बारे में ही पढ़ना पसंद करते। गरीब का आदमी का कौन सुनेगा यार, कौन उसकी कहानी को पढ़ेगा, ठीक है, ये था उस टाइम। अब लेखक को चाहिए जो लोगों को पसंद आ रहा है वही चीज़ लिखेगा, है कि नहीं। एक्टर हो, अब जो चीज़ अभी जो डिमांड है वैसा ही फिल्म बनेगा, तो वही बात है। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, उनसे हटकर किसके ऊपर ध्यान दिया, हमारे किसानों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर में जो शोषण हो रहा था, दलितों के बारे में और निम्न वर्ग के बारे में, सबके और क्या क्या ध्यान अपने आकर्षित किया, है कि नहीं। लोगों का सब पढ़े, उनके जाने क्या उनका जीवन में संघर्ष चल रहा है कि नहीं। फिर उन्होंने अन्याय, शोषण और पाखंड के विरुद्ध कलम की से लड़ाई लड़ी, इसलिए वे सच्चे अर्थों में कलम का सिपाही कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 15 अंक वाले क्वेश्चन से इसको हम लोग क्या करेंगे, बस पढ़ेंगे क्वेश्चन और ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी यात्रा वृत्तांत साहित्य के विकास में राहुल संकृत्यायन के योगदान का विस्तृत विवेचन कीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, धीरे से पार करें। फिर है प्रश्न संख्या 2 में मेरी तिब्बत यात्रा को एक श्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत के रूप में सिद्ध कीजिए। वैसे ही जो ऊपर लिखा हुआ पढ़ें उसी को थोड़ा सा आए बाय करके लिखना है आप लोगों को। थर्ड में घुमक्कड़ शास्त्र में व्यक्त राहुल सांकृत्यायन के जीवन दर्शन का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में है फटे जूते में निहित सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण कीजिए। तो उस वही सब चीज़ को आडंबर वगैरह सब जोड़ जाड़ के लिख देना है कि नहीं, आत्मसम्मान के बारे में लिख देना है। 5 में है हरिशंकर परसाई के व्यंग्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो वही प्रहार करते थे और जो तीखे बिना तीखे शब्दों का यूज़ किए लोगों पर प्रभाव पड़ता था, है ना। 6 में देखिए चीन में क्या देखा, यात्रा वृत्तांत का विषय वस्तु एवं साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। 7 में रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 8 में है तिब्बत में 1.25 बरस यात्रा वृत्तांत में तिब्बती जीवन और संस्कृति का चित्रण कीजिए। अब ये नहीं बोला मैम बहुत जल्दी जल्दी पार करें, आप वीडियो 0.5x में भी करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 9 में देखिए शरद जोशी के व्यंग्य साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन कीजिए। 10 में है फायदे ही फायदे रचना में व्यक्त आधुनिक समाज की मानसिकता का विश्लेषण कीजिए। आज के लोग क्या है, अवसरवाद हो गए हैं। 11 में है तुम कब जाओगे अतिथि व्यंग्य रचना का उद्देश्य एवं सामाजिक संदेश स्पष्ट कीजिए। 12 में है प्रेमचंद को यथार्थवादी लेखक सिद्ध करते हुए फटे जूते के आधार पर विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आप प्रेमचंद का ये में नहीं, वो लिखते थे यथार्थवादी पर, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा।
13 में कलम का सिपाही के आधार पर प्रेमचंद के जीवन संघर्ष और साहित्यिक दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। 14 में शरद जोशी और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की तुलना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत और व्यंग्य साहित्य की सामाजिक भूमिका पर समग्र विवेचन कीजिए। चलिए, PDF आपको कहाँ मिलेगा बेटा? ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा। वो वाला भी क्लास शायद हम ही लिए थे जो पिछले बार सेमेस्टर 6 का था, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको देख लेना। ओके, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी इंक्वायरी होगा कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।